नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतवर्ष की जो दलीय प्रणाली है, उसको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि भारतवर्ष में चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। आपने विभिन्न पार्टियों के नाम सुने होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी। तो हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन राज्य स्तरीय दल है या कौन गैर मान्यता प्राप्त दल है। जैसे कि आप जानते हैं, भारतवर्ष ने बहुदलीय चुनावी प्रणाली व्यवस्था को अपनाया है। इसका मुख्य कारण ये था कि भारतवर्ष एक विशाल भौगोलिक परिस्थिति वाला देश है, जिसमें विभिन्न राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय दल पनपे हैं, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं, अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको संसद में उठाते हैं। यदि हम लेटेस्ट डाटा को देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सितंबर 2021 का, तो लगभग भारतवर्ष में कुल जो पंजीकृत दल हैं उनकी संख्या 2858 है। उनमें से 8 राष्ट्रीय दल हैं, 54 राज्य स्तरीय दल हैं और 2796 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देने की एक प्रक्रिया होती है, जो जो निर्वाचन आयोग है। भारतीय निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उसके अपने मानदंड एवं शर्तें होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करेगा। तो ये राजनीतिक दल की राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं, फर्स्ट शर्त को हम देखते हैं। दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। जैसे अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं। अगर उत्तराखंड में किसी राजनीतिक दल को राज्य दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको कुल 70 सीटों का 3% सीटें प्राप्त करनी होंगी या 3 सीटें प्राप्त करनी होंगी। तो 70 का 3% अगर हम लगाएं तो 2.1 होता है, यानी कि 2 सीटें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त और दी गई है, 3 सीटें। तो चाहे 2 सीटें भी कोई दल प्राप्त करता है या 3 सीटें वो दल प्राप्त करता है, तो उसको उत्तराखंड में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान की जाएगी। दूसरी शर्त है, लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो। तो ये जो शर्त है ये बड़े राज्यों के लिए हो सकती है जहाँ पे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। तो वहाँ पे यदि किसी दल को 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर उनको जीत दर्ज होती है तो उनको वहाँ पे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तीसरी जो शर्त है वो है, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज की हो। तो यदि हम माने कि कोई जैसे आम चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, तो यदि उसमें जैसे किसी राज्य में किसी दल ने लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त किए हों या फिर 1 लोकसभा सीट जीती हो तो उसको भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकता है। या फिर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हों और उसमें उसने 6% वैध मत प्राप्त की हो या फिर 2 विधानसभा सीटें उन्होंने जीती हों तो उसको भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकता है। चौथी शर्त यहाँ पे देखें हम, राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के लिए हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों। तो ये चौथी शर्त है। इसमें कहा गया है कि चाहे आम चुनाव हो, आम चुनाव हम लोकसभा चुनाव को कहते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव में किसी दल ने कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 8% प्राप्त किया हो तो उसको भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 मुख्य शर्तें थी किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वो निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करता हो। तो पहली जो शर्त है वो है, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2%। आपको पता है कि भारतवर्ष में
लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिनमें से 443 यानी कि 545 सीटों में से 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। तो उसका अगर हम 2% लगाएं तो 11 सीटें होती हैं। तो पहला जो शर्त है वो है लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटों पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हो। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई राजनीतिक दल 3 अलग अलग राज्यों से 11 सीटें प्राप्त करता हो तो उसको भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। दूसरी शर्त है लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें। तो दूसरी शर्त है कि कोई भी पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत वो प्राप्त करे या फिर इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट भी वो जीत दर्ज करे। ठीक है, तो ये 4 राज्यों में होना चाहिए। तीसरी शर्त है यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे। तो यदि कोई दल 4 विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जैसे अभी मणिपुर की जो एनपीपी पार्टी है या तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की, तो उसने भी इसी आधार पर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी 4 विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। ठीक है जी, तो ये था राज्य स्तरीय दल या फिर राष्ट्रीय दल के लिए जो मानदंड थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल होने के क्या लाभ हैं, क्या इनको लाभ मिलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको क्या क्या लाभ देता है। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त होती है वहाँ अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार उसको प्राप्त होता है, यानी कि वो खुद अपने जो कैंडिडेट है उनको चुनाव चिन्ह प्रदान कर सकता है। दूसरा इसका लाभ है यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है तो उसे पूरे भारतवर्ष में अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा एडवांटेज है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के वक्त मतदाता सूचियों के 2 सेट निःशुल्क पाने का अधिकार भी होता है। आम चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची का एक सेट निःशुल्क पाने का हक होता है। चौथा एडवांटेज है इसके अलावा आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा भी मिलती है, यानी कि जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनको आकाशवाणी या दूरदर्शन जो गवर्नमेंट के चैनल हैं वहाँ पे प्रसारण की सुविधा उनको फ्री में मिलती है। ऐसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारक नामित करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी या कांग्रेस पार्टियाँ जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको अपने प्रचार के लिए उनको मैदान में उतारती हैं, तो उनको ये राइट होता है। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारक ही रख सकता है। इन स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता जिसके पक्ष में ये प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी एडवांटेज हो सकता है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल होते हैं उनको ज़्यादा स्टार प्रचारक वो रख सकते हैं, और जिनको जो गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं, छोटे दल होते हैं, वो सिर्फ 20 स्टार प्रचारक ही रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियोज़। धन्यवाद।